साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। और दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सरफेसी अधिनियम की और सरफेसी अधिनियम में जो डीएम ऑर्डर होता है उसमें आने वाली नोटिस की। तो आज के इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे डीएम ऑर्डर की, यानी कि सेक्शन 14 की, धारा 14 की। धारा 14 की नोटिस कब आती है, क्यों आती है, इसका महत्व क्या है, इसको भी आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों जब भी आप कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके लेते हैं, प्रॉपर्टी बैंक के पास गिरवी रख कर लेते हैं, लोन लेते हैं, उसके एवज में यानी कि आपने अपनी प्रॉपर्टी बैंक के पास गिरवी रखी और कुछ पैसा आपने लिया, उस पैसे का इस्तेमाल आपने बिजनेस करने के लिए लिया या घर बनाने के लिए, कुछ भी हो सकता है। सिक्योर्ड लोन जो होता है, अगर आपने सिक्योर्ड लोन की ईएमआई समय पे नहीं पेमेंट किया, लगातार 3 ईएमआई, तो आपका अकाउंट एनपीए हो गया। एनपीए का मतलब होता है खाता गैर निष्पादित, यानी कि आपका जो अकाउंट है उसमें लेन देन नहीं हो रहा है, आप अपने उस लोन अकाउंट में पैसा नहीं जमा कर रहे हैं। इस स्थिति में बैंक आपके खिलाफ लीगल एक्शन लेना शुरू कर देती है। सरफेसी अधिनियम में जो लीगल एक्शन होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। इसमें 2 तरीके से लीगल एक्शन बैंक लेती है। एक तो जो नोटिस भेजती है वो भी एक प्रकार से लीगल नोटिस होती है, दूसरा वो कोर्ट के माध्यम से लीगल एक्शन लेती है। तो इसमें सबसे पहले आपको 13(2) की जो नोटिस आती है, यानी कि सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत एक डिमांड नोटिस आती है, जिसमें आपको 60 दिनों का समय दिया जाता है, यानी 2 महीने का समय दिया जाता है कि आप अपना जो भी ईएमआई डिफ़ॉल्ट हुआ है उसको आप पेमेंट करके अकाउंट को रेगुलर करिए, या फिर आप बैंक का पूरा पैसा दे करके अपनी प्रॉपर्टी को रिलीज करा लीजिए। 2 महीने का समय जैसे ही बीतता है, आपके ऊपर बैंक 13(4) की नोटिस, यानी कि सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) की नोटिस भेजती है। उनके लोग आते हैं, बैंक से कुछ लोग आएंगे, जैसे मान के चलिए मैनेजर आ गया, हो सकता है कि रीजनल मैनेजर आ गए, वो आपके जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज है उस प्रॉपर्टी पे वो एक नोटिस चिपकाते हैं। उस नोटिस में यही लिखा होता है कि आज के बाद से इस संपत्ति पर बैंक का सांकेतिक कब्जा हो गया, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से बैंक के ये कब्जे में आ गया। भले उसमें पोजीशन आपका हो, आप उसमें रह रहे हो, लेकिन अब उस पर कब्जा बैंक का आ चुका है। अब उसमें क्या होता है, बहुत लोग यहीं पे कंफ्यूज होते हैं कि 13(4) की नोटिस में कितना समय मिलता है। 13(4) की नोटिस में आपको केवल टेक्निकल रूप से 1 महीने का समय मिलता है। उसमें लिखा होता है बाकायदा 60 डेज, तो वो जो 60 डेज लिखा होता है वो मेंशन होता है 13(2) की नोटिस का, यानी कि उसमें ये भी लिखा होता है कि आपको 13(2) की नोटिस इस दिनांक को, इस डेट को दिया गया, जिसमें आपको 60 डेज का टाइम पीरियड दिया गया था, जो कि अब ख़त्म हो चुका है और अब आपके ऊपर पोजीशन की कार्रवाई की जा रही है। तो यहाँ लोग नहीं समझ पाते हैं, उनको लगता है कि यहाँ भी बैंक हमको 60 डेज का टाइम दे रही है। 13(4) की नोटिस में 60 डेज का टाइम नहीं दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ टेक्निकली रूप से 1 महीने का टाइम लगता है, उसमें टाइम लिमिट भी नहीं दिया जाता है। 13(4) की नोटिस देने के बाद बैंक 2-4 दिनों के अंदर में न्यूज़पेपर में गजट कर देते हैं, पब्लिकेशन करते हैं कि इस प्रकार की जो संपत्ति है उस पर हम लोगों ने सिंबॉलिक पोजीशन ले लिया है। अब हम इसकी फिजिकल पोजीशन लेने वाले हैं डीएम की तरफ से। अब डीएम के पास, यानी कि कलेक्टर के पास वो जाते हैं, एप्लीकेशन सेक्शन 14 के अंतर्गत अंडर सेक्शन 14 ऑफ सरफेसी एक्ट 2002 में वो एप्लीकेशन फाइल करते हैं और वहाँ से वो नोटिस या ऑर्डर पास कराने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, यहाँ से आपका असली पॉइंट शुरू होता है, क्योंकि डीएम के पास से जो ऑर्डर आता है उसकी कॉपी या उसकी नोटिस आपको नहीं दी जाती है। हो सकता है कि किसी किसी जगह आपको मिले, लेकिन बहुत ऐसे जगहों पे है। कानून क्या कहता है, रूल क्या कहता है, इसको भी देखना ज़रूरी है।
रूल ये कहता है कि सेक्शन 14 में जो भी ऑर्डर होगा उसमें बोरोवर को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा, लेकिन उस रूल के ऊपर नेचुरल जस्टिस का जो रूल होता है, जो प्रांग न्याय है, जो कानून में कहा जाता है कि नेचुरल जस्टिस सबसे ऊपर होता है, यानी हर व्यक्ति के ऊपर कोई भी लीगल एक्शन लेने से पहले उसको बताना ज़रूरी है। तो प्रैक्टिकली ये चीज़ होता है कि अगर आपके पास डीएम का कोई भी नोटिस नहीं आता है कि हम आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा लेने के लिए जा रहे हैं, तो आप ऐसे ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन बैंक वाले बहुत ही चालाक होते हैं, वो ऑलरेडी ही एक न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन कर देते हैं, जिससे कि वो कहते हैं कि हमने तो पब्लिक डोमेन में यहाँ पे एक इश्तिहार दे दिया था, पब्लिकेशन कर दिया था, तो यहाँ पर कोई भी हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम बोरोवर को डायरेक्ट दें। लेकिन प्रांग न्याय क्या कहता है, नेचुरल जस्टिस क्या कहती है कि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध विधिक कार्रवाई करने से पहले उनको प्रायर नोटिस देना ज़रूरी है। तो आप इस ग्राउंड पे फाइट कर सकते हैं, इस ग्राउंड पे अपना बचाव कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो फाइल है बैंक ने फॉल्स स्टेटमेंट लगा करके, बैंक ने फॉल्स डॉक्यूमेंट्स लगा करके, गुमराह करके उस ऑर्डर को पास कराया है, तो आप उसको रिट के माध्यम से, सिविल रिट पिटिशन के माध्यम से आप हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। अगर सरकारी बैंक्स हैं तो डायरेक्ट आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर कोई एनबीएफसी है या फिर कोई प्राइवेट बैंक है तो आप उनके खिलाफ डीआरटी में जाइए। तो सेक्शन 14 का महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसी से आपके घर पे लॉक लगता है, इसी से ही वो आपके घर पे फिजिकल पोजीशन लेते हैं और आपको परेशानी होती है। तो आपको अगर इससे बचना है तो 13/4 की नोटिस के बाद आपको फॉलोअप करते रहना है। अपने डीएम कार्यालय का चक्कर लगाते रहिए, वहाँ जाकर पता करते रहिए, वहाँ के बाबू से बातचीत करते रहिए कि आपका जो बैंक है और आपका जो नाम है, अगर इस नाम से कोई फाइल आती है तो उसकी जानकारी आपको दें। आपको अगर जानकारी हो जाती है तो तुरंत आप उस फाइल में अपना ऑब्जेक्शन लगाने की कोशिश करिए। डीएम साहब से मिलिए कि सर आपके यहाँ एक फ़ाइल आई हुई है, हमारा ये कंडीशन है, उसमें आप एक अपना ऑब्जेक्शन, आपत्ति पत्र लगाने की कोशिश करिए, बातचीत करने की कोशिश करिए। नहीं तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो लॉक हो जाएगी, वो कब्जे में ले लिया जाएगा, फिर आपको बहुत ही परेशानी होगी। तो इस तरीके से आप रेमेडी ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको किसी प्रकार से सरफेसी अधिनियम संबंधित, डीआरटी संबंधित कोई भी दिक्कत परेशानी है, लीगल एडवाइस की ज़रूरत है, लीगल सर्विस की ज़रूरत है, तो स्क्रीन पे दिए हुए हमारे नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और आप लीगल एडवाइस या लीगल सर्विस ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट हमें ज़रूर प्रदान करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।